Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके यूनिट 4 कम्युनिकेशन, दैट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम। तो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की यूनिट 4 कम्युनिकेशन का हम इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेशन में इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन डिस्कस कर लिया है और आज के पार्ट में हम फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक ज़रूर से देखना है ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड सेशन को स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की विशेषताएं। तो वी कैन डिफाइन कम्युनिकेशन एज अ सिस्टमिक प्रोसेस इन विच पीपल इंटरेक्ट विद एंड थ्रू सिम्बल्स टू क्रिएट एंड इंटरप्रीट मीनिंग। अब देखिए संचार की विशेषताएं क्या हैं। बेसिकली हम कम्युनिकेशन को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, तो हम कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करते हैं कि ये क्या है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सिस्टम से चलने वाली प्रोसेस है। जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि क्या होता है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं। वो जो थॉट्स का या फिर आइडियाज़ का जो एक्सचेंज होता है वो आपका वर्बली होता है, आपका नॉन वर्बली होता है, सिग्नल की फॉर्म में होता है या फिर आपके एक्सप्रेशंस की फॉर्म में होता है। तो वो किस तरह से होता है, लाइक पहले आप डिसाइड करते हैं ना कि आप एनकोड करते हैं, फिर आप एक मैसेज बनाते हैं चैनल के थ्रू उसको पहुंचाते हैं, फिर रिसीवर उसको रिसीव करता है, उसको डिकोड करता है। तो एक क्या है, एक सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है, इन विच पीपल इंटरेक्ट विद एंड थ्रू सिम्बल्स टू क्रिएट एंड इंटरप्रेट मीनिंग। जिसमें लोग क्या करते हैं, इसमें लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो कुछ सिंबल्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसके मीनिंग को बनाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। लाइक सिंबल्स, आप लोगों ने साइन लैंग्वेजेस सुनी होंगी, ठीक है। साइन लैंग्वेजेस जैसे अगर आप लोग, इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। लाइक अगर आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं, है ना, तो आप लोग किस तरह से ट्रैवल कर रहे होते हैं कि अब तो चलिए हम लोग अपने फ़ोन में उसकी लोकेशन ही ट्रेस करते हुए चलते हैं, है ना। तो अब तो नहीं, लेकिन बट पहले गूगल मैप का अब तो हम यूज़ करते हैं, डायरेक्ट गूगल मैप लगाया वो हमें एज इट इज़ उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचा देता है। बट पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, साइन लैंग्वेजेस होती थी, लाइक एरोज हुआ करते थे, ठीक है। लाइक यहाँ हम चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको टर्न दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पे एरो है, ऊपर लिखा हुआ है कि दिस प्लेस के लिए आप इधर को जाना है ना। अभी भी अगर आप लोग हाईवेज़ वगैरह पर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको एरोज दिए हुए होते हैं कि आपको स्ट्रेट जाना है, आपको टर्न होना है ना। वहाँ लिखा होता है लाइक सोनीपत लिखा है तो एरो बिल्कुल स्ट्रेट है, या फिर लखनऊ हाईवे लिखा है तो एरो थोड़ा इस वर्टिकल है, कैसा भी है। तो ये क्या होता है, ये साइन लैंग्वेजेस होती हैं। इसके थ्रू आप तक एक मैसेज पहुंचाया जाता है कि आपको सोनीपत के लिए राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, स्ट्रेट जाना है एंड ऑल, क्लियर। तो सिंबल्स के थ्रू हम पीपल क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये ऐसे जब हम इंटरेक्शन के लिए भी अगर सिंबल्स का यूज़ करते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज दीज सिंबल्स, तो इंटरेक्शन थ्रू सिंबल्स, ठीक है, टू क्रिएट एंड इंटरप्रेट मीनिंग। और इसको ये लोग क्या करते हैं, इससे मीनिंग को उन साइंस, उन सिग्नल्स के थ्रू मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं कि एक्चुअली बेसिकली वो जो साइन है, वो जो सिग्नल है, वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो हम संचार को एक व्यवस्थित, इसका मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, चलिए आगे बढ़ने से पहले। लाइक आपने देखा होगा कि जब ट्रैफिक सिग्नल्स की अगर हम बात करते हैं तो पहले क्या होता था
कि ये जो लाइट्स हुआ करती थी ये हर जगह लगी हुई नहीं हुआ करती थी। तो आप लोगों ने रोड पर देखा होगा कि वहाँ पर आपका जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता था वो खड़ा हुआ करता था, एंड वो बीच में बिल्कुल ऑन द मिडल ऑफ दी जो भी आपका 4 लेन रोड हुआ करता था कि लाइक स्ट्रेट रोड जा रहा है इधर से इधर, इधर से भी इधर जा रहा है। तो इस टाइप का जो ये इसको हम चौराहा बोलते हैं, ये जहाँ पर भी फॉर्म हुआ करता था बड़े चौराहे पे, तो वहाँ आपको यहाँ मिडल में जो अब आपको एक ट्रैफिक लाइट दिखाई देती है, उसके थ्रू आप देखते हैं नंबर्स वहाँ पे अब चल रहे होते हैं कि इस लाइन को अभी रुक जाना है और ये नंबर्स ख़त्म मतलब होते ही कंप्लीट फिर इनको मूव करना है। बट पहले यहाँ पर क्या हुआ करते थे कि ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुआ करती थी जो कि अपने हैंड्स के थ्रू आपको सिग्नल दिया करती थी, विसल बजाया करती थी। वो आपको ओरली बर्बली कुछ बोला नहीं करती थी कि इस बार इधर ये वाले रोड वाले चले जाएं या इधर वाले रुक जाएं, नो, वो सिर्फ अपने हैंड्स के थ्रू आपको सिग्नल दिया करती थी। तो वही है कि आप सिग्नल्स के थ्रू क्या करते, वो आपसे इंटरेक्ट करती थी थ्रू सिग्नल्स, ठीक है। तो सिग्नल्स के थ्रू पीपल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फिर वो मीनिंग को कन्वे करते हैं। लाइक अगर उन्होंने राइट हैंड दिखाया तो कि राइट हैंड वालों को रुक जाना है ना, और इधर से हैंड दिखाया तो यानी कि इधर लेफ्ट हैंड वालों को चले जाना है। तो वो अपने हैंड्स के थ्रू पीपल से क्या कर रहे थे, इंटरेक्शन कर रहे थे, और पीपल्स उनके सिग्नल्स के थ्रू उनके जो भी मैसेजेस थे उसको इंटरप्रीट कर रहे थे कि अब एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, सो चलिए हम हिंदी में देख लेंगे। हम संचार को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें लोग प्रतीकों के माध्यम से अर्थ बनाने और व्याख्या करने के लिए बातचीत करते हैं, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फेजेस। तो अब संचार की परिभाषा के दिए गए कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, ठीक है। क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले प्रोसेस। तो प्रोसेस हमने जाना ही, कोई भी चीज़ होगी, कोई भी आपकी प्रक्रिया होगी तो एक प्रोसेसिंग वहाँ पे चलती ही है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस ही है, एक प्रक्रिया ही है। तो विच मीन्स दैट इट इज़ ऑन गोइंग एंड ऑलवेज इन मोशन। ये जो कम्युनिकेशन है ये हमेशा चलता रहता है, हमेशा मोशन में रहता है, कभी नहीं रुकता, ठीक है। तो हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है आपकी ये कम्युनिकेशन। इट्स हार्ड टू टेल व्हेन कम्युनिकेशन स्टार्ट्स एंड स्टॉप बिकॉज व्हाट हैपन्स बिफोर वी टॉक विद समवन मे इन्फ्लुएंस आवर इंटरेक्शन एंड व्हाट अकर्स इन अ पर्टिकुलर एनकाउंटर मे अफेक्ट द फ्यूचर। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये कहना कि कम्युनिकेशन कब स्टार्ट हुआ और कब स्टॉप हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता कब स्टार्ट हुआ और कब स्टॉप हुआ। तो क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसलिए है कि बिफोर वी टॉक विद समवन, जब हम किसी से बोलने से पहले हम उससे बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, तो ये क्या कर रहा है, हमारे इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। एंड व्हाट अकर्स इन अ पर्टिकुलर एनकाउंटर में अफेक्ट द फ्यूचर, और जो कुछ भी अफेक्ट कर रहा है पर्टिकुलर एनकाउंटर को, वो अफेक्ट करेगा हमारे फ्यूचर को। जो कुछ भी एक पर्टिकुलर एनकाउंटर के टाइम पर हो रहा है वो हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। दैट कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है, मीन्स इट्स ऑलवेज इन मोशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड चेंजिंग कंटिन्यूसली। कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है और कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। लाइक अभी हम वर्बली बात कर रहे थे, थोड़े टाइम में आएंगे हम थोड़ा सा रिटन में यानी नॉन वर्बली बात करने लगेंगे, थोड़े टाइम बाद हम सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देंगे, हम फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी बात को कन्वे करेंगे। तो चेंज होता रहता है बट कंटिन्यूस रहता है, आगे बढ़ता रहता है, मूविंग फॉरवर्ड है। सो इट्स अ डायनामिक इन द प्रोसेस। तो हम इसको कह सकते हैं कि गतिशील होता है नेचर में, ठीक है, रुकता नहीं है, कंटिन्यूस रहता है। तो संचार एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है कि ये निरंतर चलती रहती है और हमेशा गतिशील रहती है। ये बताना मुश्किल है कि संचार कब शुरू हुआ या फिर कब रुका, क्योंकि किसी से बात करने से पहले जो कुछ भी होता है वह हमारी बातचीत को प्रभावित करता है, और किसी विशेष मुलाकात में जो कुछ होता है वह हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। तो संचार एक प्रक्रिया है, इसका मतलब है कि यह हमेशा गतिशील रहती है, आगे बढ़ती रहती है, लगातार बदलती रहती है, और हम किसी भी क्षण संचार को रोक नहीं सकते, इसलिए यह प्रक्रिया में गतिशील माना जाता है। पहला फीचर। दूसरा ही सिस्टमैटिक होता है, एक सिस्टम में ही ये चलेगा। अभी हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही इसकी डेफिनेशन में जब वहाँ पे लिखा था कि कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, देन मैंने आपको बताया था कि पहले एनकोड होगा, मैसेज होगा, चैनल होगा, रिसीवर रिसीव करेगा, डिकोड करेगा। तो एक सिस्टम में ही कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो चलेगी, विदाउट सिस्टम नहीं चलेगी। तो वही है कि सिस्टमैटिक है। कम्युनिकेशन टेक प्लेस विद इन सिस्टम, एक सिस्टम में ही कम्युनिकेशन चलेगा, ठीक है। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स दैट अफेक्ट वन अनदर,
जो सिस्टम होगा वो इंटर रिलेटेड पार्ट से मिलके बना होगा जो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम मान लीजिए हम टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये भी आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, कि मतलब आपका एक नेटवर्क है जो कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस को चला रहा है, ठीक है। तो सिस्टम जो होता है हमारा वो इंटररिलेटेड पार्ट्स से मिलके बना होता है जो कि एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी का भी कोई भी सिस्टम का पार्ट, मान लीजिए आपके फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपका फ़ोन कॉल जो है वो कट हो जाएगा। तो इन क्लासरूम कम्युनिकेशन द टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज़ द पार्ट ऑफ द सिस्टम। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, अब यहाँ पर बात क्लासरूम कम्युनिकेशन की आ गई है, तो हम डिस्कस करेंगे कि जो टीचर होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टीचर होता है और जो हर बच्चा होता है वो इस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो टीचर जो होता है वो हर बच्चे के साथ कम्युनिकेट करता है, नॉट ओनली विद सिंगल स्टूडेंट। जो टीचर होता है वो हर बच्चे के साथ कम्युनिकेट करता है। लाइक अगर मान लीजिए आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 40 है, तो टीचर उन सारे जो भी 40 कैंडिडेट्स हैं सभी से वो इंटरेक्शन करेगा, वट एवर इज़ द रीज़न, ठीक है। कुछ भी रीज़न रहा हो, कुछ भी मतलब कुछ भी आप कह सकते हो, कुछ भी प्रोबेबिलिटी रही हो, किसी ना किसी बात को लेके टीचर हर बच्चे के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो टीचर है या फिर बच्चा है वो एक सिस्टम का पार्ट है। इन एडिशन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द टाइम ऑफ डे आर एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम दैट अफेक्ट इंटरेक्शन। ये भी कहा जाता है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, हमारा जो भौतिक पर्यावरण, हमारे जो आसपास का वातावरण होता है, या फिर हम कहें कि जो टाइम होता है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है किसी भी पर्टिकुलर डे का, तो वो एक हमारी तरफ एक एलिमेंट है जो कि क्या करते हैं, एक सिस्टम का एक एलिमेंट है जो कि हमारे इंटरेक्शन को अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मान लीजिए कि आपने मेरे को कॉल किया एंड फिज़िकल एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात हुई, तो फिज़िकल एनवायरनमेंट, मान लीजिए मैं एक प्रोफेशन से एक टीचर हूँ, तो मैं अपनी क्लास में हूँ एंड आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर, मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, एंड एट दैट टाइम यू कॉल्ड मी, आपने मेरे को कॉल किया, तो एट दैट टाइम मैं आपका कॉल जो है वो रिसीव नहीं कर पाऊँगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा जो वहाँ का स्कूल का जो फिज़िकल एटमॉस्फेयर, फिज़िकल एनवायरनमेंट है, वो हमको अलाउ नहीं करता कि हम अपने क्लासरूम में फ़ोन का यूज़ कर सकें, ठीक है। तो क्लासरूम में हमें फ़ोन कॉल्स रिसीव करना या फिर हम कह सकते हैं फ़ोन का यूज़ करना एज सच अलाउ नहीं है, तो मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं करूँगी। मान लीजिए आपने मेरे को स्कूल टाइमिंग में, स्कूल आवर्स में कॉल किया है, तो मैं आपका कॉल रिसीव नहीं करूँगी, हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। वही यहाँ पर कहा गया है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है या फिर जो टाइम होता है किसी भी एक डे का, वो एक एलिमेंट होता है सिस्टम का जो कि हमारे इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है। लाइक मान लीजिए मैं तो शाम को ही फ्री होती हूँ, ठीक है, आप मेरे को 3 to 8 इवनिंग में कॉल कर रहे हैं, तो मैं आपका कॉल बिल्कुल एग्जैक्टली उठा रही हूँ। तो एक टाइम पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर पर्सन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच तो वो आपसे बात कर लेगा, बट इस टाइम से इस टाइम के बीच आपकी उससे कोई बात नहीं होगी। ओके, द हिस्ट्री ऑफ अ सिस्टम ऑल्सो अफेक्ट्स कम्युनिकेशन। जो हिस्ट्री होता है सिस्टम का वो भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। देखिए, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ लिसनिंग सेंसिटिवली एंड वर्किंग आउट प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्टिवली, देन ही शी विल बी इन बेटर कम्युनिकेशन मोड। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, के पास मतलब मान लीजिए कि उसके पास इतिहास है कि वो बहुत सेंसिटिवली सुनता है। देखिए, कम्युनिकेशन करने के लिए वही यहाँ पे सिस्टम की बात हो रही है कि when you communicate with other person, so firstly you have to hear that person clearly, है ना। कम्युनिकेट तो आप तभी करेंगे जब आप, अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि मैं आपसे कुछ भी कह रही हूँ, तो आप पहले से मेरे को सुनोगे ना, तभी उस बात का मेरे को आंसर कर पाओगे। इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग मी सेंसिटिवली, देन यू आर नॉट एबल टू आंसर मी, है ना। सो अगर आपको मेरे को आंसर करना है, सो यू हैव टू बी अटेंटिव, है ना। तो आपको अटेंटिव रहना होगा सो दैट यू कैन आंसर मी परफेक्टली और वेल, है ना। तो इसलिए यहाँ पर वही बात यहाँ पर की गई है कि अगर स्टूडेंट जो है उसके पास में इतिहास है कि वो भैया सेंसिटिवली सुनता है और जो भी प्रॉब्लम्स है उन पे वर्क करता है, कंस्ट्रक्टिवली रचनात्मक तरीके से प्रॉब्लम से बाहर आता है, उसका सोल्यूशन ढूंढता है, तो वो जो कम्युनिकेटर है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ही शी, तो वो बेटर कम्युनिकेशन मोड में रहेगा क्योंकि वो आपको सुन रहा है। जब आप किसी को सुनोगे तो आप उससे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे, है ना। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिएक्टिंग, है ना। सो
On the other hand, if the student has a record of nasty conflicts and internal strife, so she will not communicate in a better way in the classroom. अगर हम दूसरी तरफ कहें तो अगर कोई स्टूडेंट है, उसका ऐसा रिकॉर्ड है कि वो थोड़ा सा में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं और उसमें इंटरनल स्ट्राइफ भी है, तो फिर उसका जो कम्युनिकेशन है वो बेटर वे में नहीं जाएगा. ओके, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द लार्ज सिस्टम विद इन विच इट टेक्स प्लेस. हाँ, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम्युनिकेशन का प्रभाव जो है ना वो बड़े सिस्टम में भी पड़ता है ना. लाइक आपने देखा होगा कि अगर आप मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर कहीं कॉल करनी पड़ जाए, तो आपकी जो वॉइस है या फिर आप कह सकते हो जो आपकी जो बात है वो क्लियरली नहीं हो पाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दी डिस्टेंस, है ना. या फिर आप ये आपके साथ फ़ोन में भी होता है कि आप कहीं बहुत दूर बात करें तो नेटवर्क इशू रहता है, और अगर आप कह सकें कि आप फेस टू फेस भी अगर बात करें, तो मान लीजिए आप एक घर के बाहर है, आप स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़े हैं और एक आप घर के अंदर हैं, तो अगर इस केस में आप बात करोगे तो भी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा, तो जवाब क्या देंगे. तो वही है कि अगर सिस्टम बड़ा है जहाँ पर भी आप बात कर रहे हो, तो भी आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं बेटर तरीके से हो पाता. लाइक ऐसे मान लीजिए कि आप एक बड़े से हॉल में हैं एंड बहुत सारा एक बड़ा हॉल जो है, तो ये आपका सिस्टम हो गया. आप यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो और पास नहीं हो, काफ़ी दूरी पे हो, तो फिर भी कम्युनिकेशन बेटर तरीके से नहीं हो पाएगा. ओके, सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन इज सिम्बॉलिक. वही है भैया कि सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन यू यूज सिम्बल्स फॉर द कम्युनिकेशन, सो इट्स टर्म्ड एज सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन. तो सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन सिम्बॉलिक होता है, यहाँ पर आप सिम्बल्स का यूज़ करते हैं. सो इट रिलीज ऑन सिम्बल, वही आ गया. एंड विच आर एब्स्ट्रैक्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर कि सिर्फ आप सोच सकते हो, ठीक है. आर्बिट्री एंड एम्बिगस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर थिंग्स, क्योंकि अगर हम एरो की बात करें तो ये जो एरोज हैं ये इमेजिनेशन के थ्रू बनाए गए, कि अगर हमने इधर को एरो बनाया है सो यू हैव टू गो देयर, एंड एरो अगर आपका लेफ्ट साइड में है तो यू हैव टू गो राइट. तो ये क्या है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, आर्बिट्री हैं, एम्बिगस रिप्रेजेंटेशन है थिंग्स का. नाउ हिंदी में देखेंगे कि संचार प्रणालियों के भीतर होता है, ठीक है, सिस्टम्स में होता है. सो एक प्रणाली में परस्पर संबंधित हिस्से होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. कक्षा संचार में शिक्षक और प्रत्येक छात्र प्रणाली का हिस्सा है. इसके अलावा भौतिक वातावरण और दिन का समय प्रणाली के तत्व हैं जो बातचीत को प्रभावित करते हैं. एक प्रणाली का इतिहास भी संचार को प्रभावित करता है. यदि किसी छात्र के पास संवेदनशीलता से सुनने और समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने का इतिहास है, तो वह बेहतर संचार मोड में पाया जाएगा. दूसरी ओर यदि छात्र के पास बुरे संघर्षों और आंतरिक कलह का रिकॉर्ड है, तो वह कक्षा में बेहतर तरीके से संवाद नहीं कर पाएगा. संचार उन बड़ी प्रणालियों से भी प्रभावित होता है जिनके भीतर यह होता है प्रतीकात्मक ठीक है. अब आएंगे प्रतीकात्मक संचार. तो प्रतीकात्मक संचार प्रतीकात्मक होता है, यानी यहाँ पे हम प्रतीकों पर यह निर्भर करता है जो अन्य चीज़ों का अमूर्त, मनमाना और स्पष्ट प्रतिनिधित्व करते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने देख लिया, आई होप आपको समझ में आए होंगे. अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन के तत्व क्या क्या होते हैं. तो वी कैन डिटरमाइन द एलिमेंट्स इन्वॉल्व, एनालाइज हाउ दोज एलिमेंट्स अफेक्ट वन अनदर, एंड दस एलिमेंट डिटरमाइन द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस एज अ होल. अप्लाइंग दिस अप्रोच द कम्युनिकेशन प्रोसेस वी फाइंड 8 एलिमेंट्स. तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर हम डिटरमाइन करें कि कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस में, एनालाइज करें कि कैसे ये एलिमेंट्स अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हम ये भी डिटरमाइन करेंगे कि जो नेचर है कम्युनिकेशन तो हम मतलब कह सकते हैं कि हम एक कम्प्लीटली एज अ होल कम्युनिकेशन प्रोसेस के नेचर को भी डिटरमाइन कर पाएंगे. सो अगर हम इस अप्रोच को अप्लाई करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो हमको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिखाई देते हैं. बेसिकली हमें 8 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं. तो हिंदी में देख लेंगे. हम इसमें शामिल तत्वों को निर्धारित कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि वे तत्व एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, और इस प्रकार समग्र रूप से संचार प्रक्रिया की प्रकृति निर्धारित कर सकते हैं. संचार प्रक्रिया में इस दृष्टिकोण को लागू करने पर हमें 8 तत्व मिलते हैं, ठीक है.
कौन कौन से हैं कि सबसे पहला जो तत्व है आपका, इट्स नन अदर देन सोर्स एनकोडर ऑफ कम्युनिकेशन विच सेंड्स। अब देखो सबसे पहली बात, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे और पूरा कम्युनिकेशन ना इन 8 एलिमेंट्स में बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखिए जब आप बात कर रहे हो, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, सो फॉर दिस यू नीड अ सोर्स, आपको एक सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर जो सोर्स होगा वो कौन होगा, वो एनकोडर होगा जिसने कि एनकोड किया होगा मैसेज। लाइक जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, देन आई एम अ सोर्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग यू अ concept of communication. Okay, so I am a source here. आई एनकोड ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, ठीक है। सो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशंस को एनकोड किया है, मैं एक सोर्स हूँ, ठीक है। अब मैं आपको मैसेज सेंड कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली आपको लिए एक मैसेज है। सो सबसे पहला एलिमेंट जो होता है फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज़ अ सोर्स एनकोडर ऑफ कम्युनिकेशन, जो क्या कर रहा है, एक मैसेज को सेंड कर रहा है। सेकेंड थिंग इज मैसेज, क्योंकि एनकोडर जो है, सोर्स जो है, वो जब बात करेगा तो उसके लिए उसके पास एक मैसेज की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट मैसेज आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो सोर्स को जो एनकोडर है उसको एक मैसेज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। वो क्या करेगा, आप एक मैसेज सेंड करेगा। अब जब वो मैसेज सेंड करेगा तो वो मैसेज थ्रू एक चैनल के थ्रू जाएगा। दैट चैनल इज़, हम कह सकते हैं कि मीडिएटर है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, आप कह सकते हो कि आपकी प्रोसेस के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। इफ़ देयर इज़ नो चैनल देन देयर इज़ नो मोड फॉर, आपका कह सकते हो कि कोई मोड नहीं रहेगा आपके कम्युनिकेशन के लिए। सो थ्रू अ चैनल अ रिसीवर डिकोडर विच रिस्पॉन्ड्स बाय अ फीडबैक। अब ध्यान रखेंगे, फोर्थ प्रोसेस है कि एनकोडर ने मैसेज तो सेंड कर दिया और वो मैसेज एक चैनल के थ्रू गया। अब उसको रिसीवर ने रिसीव किया, लाइक यू रिसीव द मैसेज, ठीक है। अब आप उसको डिकोड कर रहे हो। मैंने आपको मैसेज किया कि लाइक हाउ आर यू, सो आपने उसको पढ़ा और आपने समझा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कैसे हो, ठीक है। तो आपने उसको डिकोड करा कि इस मैसेज का जो मतलब है वो ये है कि आप कैसे हो। सो अब आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, लाइक रिस्पॉन्ड लेट आई एम फाइन, ठीक है। आपने बताया कि मैं फ़ाइन हूँ और आपने फिर अपना फीडबैक दिया, ठीक है। सो रिसीवर क्या करता है, डिकोडर कहलाता है रिसीवर, जो रिस्पॉन्ड करता है मैसेज को डिकोड करके, उसको समझ के उस पर रिस्पॉन्ड करता है, फीडबैक देता है। अब फीडबैक वो कैसे देता है, तो फीडबैक वो देता है विद पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स यहाँ पर जो हैं ये आपके बैरियर्स को दर्शा रहे हैं कम्युनिकेशन की हर स्टेज में। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि जब डिकोडर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है तो वो फीडबैक जो देता है वो इस पॉसिबिलिटी के साथ देता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो बात है वो सामने वाले तक पहुंच जाए। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बैरियर्स भी देखने को मिलेंगे अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। हो सकता है आपने जो मैसेज दिया वो सेंड ना हो ड्यू टू एनी रीज़न, आपके पास बैलेंस नहीं है, आपके पास नेटवर्क नहीं है, तो ये आपका क्या है, एक एज अ बैरियर वर्क करेगा, ठीक है। सो हर स्टेज जो है आपकी कम्युनिकेशन में उसमें एक बैरियर आता है। तो एक पॉसिबिलिटी के साथ आप कम्युनिकेट करते हो कि आपका मैसेज पहुंच रहा है, हम इसके लिए श्योर नहीं हैं। However, these elements must be understood and analyzed in relation to। अब ये भी हो सकता है कि जो एलिमेंट्स हैं इनको आप समझ सकते हो, इनको आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। कैसे इनको समझोगे, कैसे एनालाइज करोगे, तो इनको समझने के लिए, इनको एनालाइज करने के लिए यू नीड अ सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक सिचुएशन होनी चाहिए, देन ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल, ओके। सो एंड द लास्ट वन इज़ द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम इज़ द कह सकते हो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है विच नीड्स टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। सो सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिस्टम सच एज रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं विच इज़ क्रिएटेड, जो कि बनाए जाते हैं, सम मेंटेन करके रखे जाते हैं एट सम लेवल बाय द कम्युनिकेटर्स, ठीक है। कम्युनिकेटर्स के द्वारा ही होंगे। तो जो सोर्स होगा, जो एनकोडर होगा या जो सेंडर होगा, वो कम्युनिकेशन को बिगिन करेगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस एक एनकोडर के थ्रू आपकी स्टार्ट की जाएगी, जहाँ पे कि जो एनकोडर होगा, जो आपका सोर्स होगा, वो क्या करेगा, आइडियाज़ को फॉर्म करेगा, एक इंटेंशन फॉर्म करेगा और उसकी फीलिंग्स यहाँ पर फॉर्म की जाएंगी। सो दैट विल बी ट्रांसमिटेड, जिनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसमिट
किया जाएगा। यहाँ पर सेंडर की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है कि सेंडर इज़ रिक्वायर्ड टू फिल्टर आउट द डिटेल्स दैट आर अनइम्पॉर्टेंट एंड फोकस हिज आर एनर्जी ऑन द मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेंडर यहाँ पर आपको दिया गया है, ये सेंडर बेसिकली क्या करेगा, इस सेंडर को रिक्वायरमेंट रहेगी कि ये क्या करेगा, जितनी भी डिटेल्स हैं उनको फिल्टर आउट करेगा, जो डिटेल्स अनइम्पॉर्टेंट है उनको हटा देगा एंड फोकस करेगा अपनी एनर्जी का एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे। ओके, तो सोर्स और एनकोडर, जो सोर्स है जो एनकोडर है वो क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा टू कम्युनिकेट कि मेरे को बात करनी है या फिर मेरे को बात नहीं करनी है। द सोर्स ऑल्सो डिटरमाइंस व्हाट द पर्पस ऑफ द मैसेज। सोर्स जो है वही डिटरमाइन करेगा कि बेसिकली जो मैसेज है उसका पर्पस क्या है, क्या आप इन्फॉर्म करना चाह रहे हो, क्या आप उसको एंटरटेन करना चाह रहे हो, या आपको कोई पर्टिकुलर न्यूज़ देना चाह रहे हो, वट एवर इट बी। ओके, इट बी सो संचार, हिंदी में देख लेंगे वह संचार का स्रोत एनकोडर, जो एक संदेश एक चैनल के माध्यम से एक रिसीवर डिकोडर को भेजता है जो प्रतिक्रिया का जवाब देता है। संचार के प्रत्येक चरण में संचार टूटने बाधा की संभावनाएं होती हैं। हालांकि इन तत्वों को समझना और उनका विश्लेषण करना हमारे लिए ज़रूरी रहता है, और उसका जो हम विश्लेषण करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे, तो वो स्थिति या संदर्भ होगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं सिस्टम के थ्रू होगा जिसे संचारकों द्वारा किसी स्तर पर बनाया और बनाए रखा जाता है। स्रोत, एनकोडर और प्रेषक संचार प्रक्रिया की शुरुआत विचारों, इरादों और भावनाओं को बनाकर करते हैं जिन्हें प्रेषित किया जाएगा। प्रेषक को उन विवरणों को छांटना होता है जो महत्वहीन हैं, ठीक है, और अपनी ऊर्जा को सबसे प्रासंगिक जानकारी पर केंद्रित करना होता है। स्रोत या एनकोडर संचार करने का निर्णय लेता है। स्रोत यह भी निर्धारित करता है कि संदेश का उद्देश्य क्या होगा, सूचित करना, राजी करना या फिर मनोरंजन करना। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ेंगे मैसेज। तो मैसेज क्या होता है, तो मैसेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो सेकेंड एलिमेंट, पहला एलिमेंट तो हमने यहाँ पे आपका देख ही लिया। सेकेंड एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड एलिमेंट जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो मैसेज है। अगर आपके पास कोई मैसेज नहीं है देन यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ठीक है। सोर्स एक एनकोडर की रिक्वायरमेंट थी वो हमने देख लिया। अब मैसेज की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखेंगे। तो सेकेंड एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो मैसेज है, और दैट इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेज या फिर वो इन्फॉर्मेशन है विच इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड, जिसको कम्युनिकेट करना है, जिसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना है। लाइक मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम इस डेट को है, इस टाइम पर होगा, इस शिफ्ट में होगा, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हूँ। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन एक मैसेज के थ्रू कन्वे कर रही हूँ, ये टेंशन प्लीज़ या फिर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंड दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट यूजीसी नेट एग्जाम विल बी ऑन दिस दैट डेट। तो ये आपके लिए क्या है, एक मैसेज है। सो द सोर्स एनकोड्स एन आइडिया, इसमें सोर्स जो होता है वो एक आइडिया को एनकोड करता है। ये आइडिया मेरे माइंड में आया था कि आपका एग्ज़ाम की जो डेट मेरे को मिल गई है तो इस डेट को मैं आपको कन्वे कर दूँ। तो वही है कि सोर्स एनकोड्स एन आइडिया, और फिर डिटरमाइन वेदर और नॉट टू इन्फॉर्म, पर्सुएड और एंटरटेन। फिर मैं डिसाइड करूँगी, मुझे मिल गया कि हाँ मेरे को मिल गई कि मेरे को हाँ ये डेट जो है ये पहुँचानी है। अब मैं डिसाइड करूँगी कि वेदर ये डेट मैं अपने पेड ग्रुप में पहुँचाऊँ या फिर मैं ये डेट पब्लिकली अपने यूट्यूब ग्रुप पे दूँ या अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दूँ, ठीक है। तो इट्स माई डिसीजन, इट्स अप टू मी। ओके, सो वही है कि मेरे को इन्फॉर्म करना है, पर्सुएट करना है, एंटरटेन करना है या नहीं करना, तो ये मेरा डिसीजन रहेगा। आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट मैसेज टू सेंड, जब मैं डिसाइड कर लूँगी मुझे क्या मैसेज सेंड करना है, द सोर्स यूज सिम्बल्स टू गेट द मैसेज अक्रॉस टू अदर। अब जो सोर्स होगा यानी कि जो मैं होंगी, मैं यहाँ पर सिम्बल्स का यूज़ करूँगी ताकि मैं आप तक मैसेज पहुँचा सकूँ। तो वहाँ सिंबल में मैं करती हूँ ना, आपको देखा होगा जब मैं आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ और मैं वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट देती हूँ कि अगर आपने हमारा प्रीवियस सेशन नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक हिंट होता है जो कि पॉइंट आउट कर रहा होता है ना थ्रू द लिंक, तो वही सिम्बल्स यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी। तो दीज सिम्बल्स स्टैंड फॉर अदर थिंग्स, ये सिम्बल्स अदर थिंग्स के लिए भी रहेंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्बल्स आर वर्ड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्बल्स यहाँ पर रहते हैं, दीज आर दी वर्ड्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को
को, आइडियाज़ को, फीलिंग्स को। सो ये जो वर्ड्स होते हैं ये परमिट करते हैं हमें कि हम अपने थॉट्स को शेयर कर सकें, ठीक है, जो भी हमारी स्पीशीज़ के अदर मेंबर्स हैं उनके साथ। और टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लाइक्लीहुड को इंक्रीज़ करने के लिए जो सोर्स है वो ट्राई करता है इनकोड करने का उस तरह से या उस वे में दैट रिसीवर जो है वो उसको समझ सके बेहतर तरीके से, सो दैट द रिसीवर कैन प्रॉपरली डिकोड, और जो रिसीवर है वो प्रॉपरली डिकोड कर पाए, मैसेज को इंटरप्रीट कर पाए। हिंदी में देखेंगे, संचार प्रक्रिया का दूसरा तत्व जो है वो संदेश या वह सूचना है जो संप्रेषित की जा रही है। तो स्रोत एक विचार को एनकोड करता है और फिर निर्धारित करता है कि सूचित करना है, राजी करना है, मनोरंजन करना है या फिर नहीं करना, क्या संदेश भेजना है। यह तय करने के बाद स्रोत संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करता है। और ये जो प्रतीक होते हैं ये अन्य चीज़ों के लिए खड़े होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक शब्द जो है वो प्रतीक जो है वो शब्द है आपका जो वस्तुओं, विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और ये शब्द हमें अपने विचारों को अपनी प्रजाति के अन्य सदस्यों के साथ साझा करने की अनुमति देते हैं। तो सफल संचार की जो संभावना है उसको बढ़ाने के लिए स्रोत को उस तरीके से एनकोड करने का प्रयास करना चाहिए जिसे रिसीवर समझ सके, ताकि रिसीवर आदेश को ठीक से डिकोड व्याख्यात कर सके। सो दैट्स ऑल अबाउट। बाकी अभी हमारा यहाँ पर रह गया है चैनल है और बाकी जो हमारे एलिमेंट्स थे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करें क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई और बहुत ज़्यादा लेंदी अगर रहती है तो आपको भी देखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। इसका हम थर्ड पार्ट लेकर आएंगे, वहाँ पर हम इसको बाकी कवर करेंगे और फोर्थ पार्ट में हम इसके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके डिस्कस करेंगे, कितने कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करेगा एंड वीडियो को शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, उनको भी इसका आप कह सकते हो कि फ़ायदा मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।